आज हम हिस्ट्री के क्लास 8 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है कैसे, कब और कहाँ। उसमें पहला टॉपिक है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आप भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता है। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था, या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए थे, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं। जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे, तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं। इस जुड़ाव की वजह एक है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसके कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद वह कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है। इस तरह के इतिहासों में तिथियां का महत्व बन जाता है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है। अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं
कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। कौन सी तारीखें, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होते। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनके हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग, वेलेंस्की, बेटिंग, डलहौजी, कैनिंग्स, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का भी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम अध्याय में कुछ सामंजस्य रखें। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि जो उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियां कई मायने नहीं रखती। इसके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती है। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जाता था, वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी। नया टॉपिक है, हम अवधियां कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। मतलब वो स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों में इन निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इन तरीकों में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों, मतलब उसका क्या खासियत था उस दौर का, केंद्र में जो बैठा हुआ था, केंद्रीय जो सत्ता था,
वो क्या करना चाह रहा था, उसका कोशिशों का भी जिक्र किया जाता है। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ये मिल साहब का सोचना था। मिल साहब का क्या क्या सोचना था कि एशिया के लोग यूरोप से पीछे हैं और यहाँ पे अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदुओं का, मुसलमानों का ही राज चलता था और यहाँ पे केवल धार्मिक सबके बीच में धार्मिक भावना रहती थी। एक दूसरे के प्रति बैर रहता था। सब एक दूसरे जाति से कनेक्ट थे कि अपन मेरा ये मेरा जाति वो जाति। अंधविश्वास बहुत सारा था यहाँ पे, उनको यही लगता था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। मिल को लगता था कि ब्रिटिश शासन जब से भारत में आया तो उनको लगता था कि भारत का तो बहुत खराब स्थिति था। मतलब जैसे कि यही अंधविश्वास, उनको यही लगता था अंधविश्वास था, पूरा एक दूसरे में हिंदू मुस्लिम में झगड़ा होते रहता था। लेकिन जब से ब्रिटिश आया तो उनको लगता था कि एक नया ऊंचाई पे भारत को ले जा सकता है, नया संस्कृति का वो उद्गम हो सकता है। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनको मिल साहब को लगता था कि भारत में यूरोप का जो कल्चर है, वहाँ का जो रीति रिवाज है, वहाँ का जो कल्चर है, कला है, वहाँ का जो रूल रेगुलेशन कानून है, उनको इंडिया में लागू करके यहाँ पे बदलाव लाया जा सकता है। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। वाह! उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुस्लिम दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में से कोई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। मतलब यहाँ ये कहना चाह रहा है कि पहले केवल यही फोकस किया जाता था कि राजा का क्या लाइफ स्टाइल है, वो राजा क्या क्या तौर तरीका अपना रहा है, मतलब राजा जो जो कर रहा है, किस क्या लागू किया, क्या नया कानून लाया, मतलब उसी से इतिहास बन रहा था। लेकिन उसके बाद जितना लोग है उसका कुछ जीवन का कोई महत्व ही नहीं है, उसका कोई इतिहास ही नहीं है। और 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 तो प्राचीन भारत में तो कोई धर्म ही नहीं था भारत में। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। अंग्रेजों ने यानी कि यूरोपियन यानी मिल साहब ने अंग्रेजों की तरफ से 3 काल में बांटा गया था।
कि हिंदू काल, मुस्लिम काल, फिर ब्रिटिश काल। लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने इस वर्गीकरण को अलग तरीके से लिखा। उन्होंने बोला प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल में बांटा भारतीय इतिहासकारों ने। ठीक है, इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से ही आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। पश्चिम में आधुनिक काल को कैसा काल माना जाता है? मतलब पश्चिम आधुनिक काल को विज्ञान का काल, तर्क का काल, लोकतंत्र, मुक्ति, समानता, सबका विकास हो, एक समान आधुनिकता, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनका काल माना जाता है आधुनिक काल। और इंडिया में भी यही माना गया है आजकल के इतिहासकारों के द्वारा। केवल उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों ने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल नाम दिया, और इंडियन इतिहासकारों ने प्राचीन, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत नाम दिया। केवल नाम चेंज किया गया और सारा चीज़ वही है। तो माना जाता है उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। मतलब कि जैसा कि आप इन किताबों में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास, हाँ बात तो सही है, लोगों के पास ना समानता था, ना स्वतंत्रता था, ना मुक्ति था, ना कोई आर्थिक प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अच्छा, अंग्रेजों के शासन काल को मैक्सिमम इतिहासकार औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक युग क्या होता है, ये एक नया टॉपिक है। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानते हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य, मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक काल कहा जाता है, औपनिवेशिकरण कहा जाता है। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इन किताबों को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया जाता है। न्यू टॉपिक है, हम किस तरह जानते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों को इस्तेमाल करते हैं? एक और टॉपिक है, प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। क्या कहना चाह रहा है? अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। अच्छा,
अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। मतलब अंग्रेजों का ये मानना था कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि कोई अगर फैसला लिया गया है या किसी के द्वारा निर्देश दिया गया है, या कोई जांच ऊँच हुआ तो उसमें से क्या कंक्लूजन निकला, क्या क्या उसमें पॉइंट आए, उन सबको लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में उस चीज़ पर डिस्कस किया जा सके। और इसके कारण उस पर ये सब करने के बाद उस पर कोई टिप्पणी भी दे सकता है, कोई कुछ उसका उसके बारे में अच्छी बातें, खराब बातें बाद में बता सकता है, उससे सीख लिया जा सकता है। इस संस्कृति का पैदा हुआ वो लिखने के कारण, ऐसी संस्कृति का। ठीक है। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। अच्छा, तहसील में दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थाएं भी बनाए गए। यानी कि अंग्रेजों ने दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखने के लिए बहुत सारे मतलब ऐसा जो ऑफिस रहता था, जैसे कि कलेक्टर का ऑफिस हो गया, कमिश्नर का ऑफिस हो गया, सचिवालय हुआ, कोर्ट कचहरी, ये सब जितना भी था वो छोटा छोटा ऊपर से लेके नीचे तक जितना भी ऑफिस था, दफ्तर था, सब में रिकॉर्ड रूम बनवा दिया गया ताकि सारे फाइल को स्टोर करके रखा जा सके। या फिर बड़े बड़े शहर में फिर एक वो म्यूज़ियम बना दिया गया ताकि वो सारे जो इम्पोर्टेंट सब सामान है, क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट सब दस्तावेज किसी के से समझौता किया गया उसको रखा जा सके। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन भी एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। मतलब 19वीं सदी में प्रशासन का जो एक शाखा से दूसरे शाखा तक जो जो पत्र भेजा गया है वो अभी भी म्यूजियम में मिल जाएगा। कौन किस कहाँ पे भेजा गया, किसके नाम से भेजा गया, अभी भी वो स्टोर रखा गया है म्यूजियम में। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। मतलब कि वो जो अब वहाँ पे जो ऑफिस में जो भी अधिकारी बैठते थे वो दूसरे अधिकारी को क्या भेज रहे हैं, यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ क्या उस दूसरे अधिकारी को क्या सुझाव दे रहा है, वो सारा चीज़ उसमें देखने को मिल जाता था। और उसका वो जो दस्तावेज था उसका एक कॉपी भी बनाया जाता था ताकि उसको स्टोर करके रखा जा सके। उन्हें खुश नवीसी के माहिर लिखते थे, खुसन वीसी के माहिर लिखते थे। उन्हें खुसन वीसी के माहिर लिखते थे। हुसन वीसी या सुलेखन वीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। अच्छा, 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इन तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की
कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, नया टॉपिक। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता था। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन करने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों को पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। न्यू टॉपिक। रिकॉर्ड के इस विभाग भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि सारे सरकारी तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना, सारे सरकारी रिकॉर्ड नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि सारे सरकारी रिकॉर्ड है, इनमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती थी कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश निकालते हैं और तो उनकी भी कई कमी नहीं रहती, लेकिन सारे रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्रा और यात्रियों के स्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़क पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे आप इन किताब में आगे पढ़ेंगे, आपको यह बात समझ में आने लगेगी। धन्यवाद। समाप्त। सत्यमेव जयते।